नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। क्या ट्रेनों के साथ किसी बड़ी साजिश की प्लानिंग की जा रही है? यह सवाल बीते एक महीने में ट्रेन की पटरी पर रची गई तीन साजिश के आरोप के बाद से उठ रहे हैं। ताजा मामला कल रात कानपुर का है, जहां अनवरगंज कासगंज रूट पर एक बार फिर से बड़ी साजिश की आशंका जाहिर की गई। वो साजिश जो रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल, माचिस और मिठाई के डिब्बे में बारूद जैसा सामान मिलने के बाद सामने आई। वो तो अच्छा रहा कि ट्रैक पर रखा सिलेंडर फटने के बजाय उछलकर दूर खेतों में जा गिरा और कालिंदी एक्सप्रेस के साथ सोची गई साजिश फेल हो गई। कल रात से लेकर यूपी के तमाम बड़े आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और अब तक सुराग के आधार पर 10 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले को बड़ी साजिश बताया और इसकी तुलना गोधरा कांड से कर दी। तो दूसरी तरफ उन्होंने इस साजिश पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। वार हुआ तो कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने सिलेंडर साजिश पर केंद्र और यूपी की सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अब बात यह है कि आखिर आज की बहस क्यों जरूरी है, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि कानपुर में ट्रेन से टकराया भरा हुआ एलपीजी सिलेंडर बहुत बड़ा हादसा टला। अगर ये सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता तो बारूद भी था और उसके बिल्कुल बगल में बारूद भी था। क्योंकि ट्रैक पर सिलेंडर से ट्रेन की टक्कर को बड़ी साजिश माना जा रहा है। ये डिबेट इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे गोधरा कांड जैसी साजिश बताया है। ये डिबेट इसलिए जरूरी है क्योंकि गिरिराज सिंह ने इस मामले पर विपक्ष की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं और विपक्ष ने सिलेंडर वाली साजिश के पीछे सरकार पर ही सवाल उठाए हैं। आज हमारे साथ मौजूद पैनल के साथ इस मुद्दे पर हम सवालों को रखेंगे, ठोकेंगे ताल, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया। ट्रेन की डिरेलमेंट की संभवतः प्रयास किया गया है और उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया है। हमारी टीम इस पर काम कर रही है, सभी पहलू को हम लोग देख रहे हैं। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मौका का मुआयना किया है और हम लोग चीज़ों को गंभीरता से देख रहे हैं। ये संजोग नहीं है, एक प्रयोग है और ये प्रयोग के ऊपर कांग्रेस की जुबान नहीं खुलती। सरकार किसकी है, राज्य में किसकी है, केंद्र में किसकी है, फिर भी साजिशें हो रही हैं। बारूद रखा हुआ, पेट्रोल रखा हुआ, माचिस रखा हुआ, ये गोधरा बनाना चाहते थे। टूल किट का डायरेक्टर कांग्रेस। अगर आपके पास सूचना है तो एक्शन क्या लिया आपने, जरा बताइए। कहाँ है आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो आपको समय पे नहीं बता पाती, क्या हो रहा है? ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि रेल की दुर्घटनाएं बढ़े और इस पर विपक्ष के नेताओं को गंभीर से सोचना पड़ेगा। तो चलिए ताल ठोके में आज की बड़ी बहस के लिए हमारे साथ तमाम सारे गणमान्य मेहमान हैं, प्रतिष्ठित मेहमान हैं। मैं इंट्रोडक्शन करा दूं, डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ स्टूडियो में रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। गुलाम सरवर इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ हैं और मेरे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह साहब। इसके अलावा परवेज चौधरी भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथ। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहले अजय आलोक, मैं आपका रुख करता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गिरिराज सिंह इसे कांग्रेस की टूल किट बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस ने उल्टा आप पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हर 15 दिन में एक इवेंट प्लान किया जाता है और आपकी इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल हो चुकी है। तो फिर इसके लिए आप दूसरे को दोष क्यों देते हैं? आपको तो खुद को दोष देना चाहिए कि आपकी इंटेलिजेंस फेल है। आप उनकी टूल किट बता रहे हैं इसको। देखिए ऐसा है ना अनुराग जी, ये जो घटनाएं हो रही हैं पिछले 3 महीने में, ये बिल्कुल, और खासकर
4 जून के बाद और 4 जून के पहले चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद ये घटनाएं जो हो रही है, बिल्कुल ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। और ये प्रयोग जानबूझ के किया जा रहा है ताकि देश में एक अस्थिरता का माहौल बनाया जा सके। राजनीतिक अस्थिरता ये लोग संसद में पैदा करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि सामाजिक अस्थिरता फैले। अब आप सोचिए जरा, ट्रेन अगर डिरेल हो जाती, एक्सीडेंट होता, लोग मारे जाते हैं और इन्वेस्टिगेशंस में निकल के आता कि किन लोगों का हाथ है, जो कि अभी निकल के आ रहा है, जो 10 लोग संदिग्ध पकड़ाए गए। ये संयोग नहीं है कि आज से 10 दिन पहले पाकिस्तान में बैठ के एक 3 मिनट का वीडियो जारी होता है एक आतंकी के द्वारा, जिसमें अपील की जाती है कि सारे ट्रेनों में इस तरह से डिरेलमेंट की योजना बनाओ। फरहतुल्लाह गौरी, मैं राजनीतिक दल, वही कह रहा हूँ, शरतुल्लाह गौरी ने जो वीडियो बना के जारी किया, मैं राजनीतिक दल के प्रवक्ता होने के कारण नहीं, एक आम नागरिक होने के कारण मैं तमाम दलों से, तमाम नागरिकों से अपील करूंगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कि ऐसे लोग से सजग रहने की जरूरत है। और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को प्लेटफॉर्म पे आके ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स को कंडेम नहीं करना चाहिए। ऐसे इंसिडेंट्स को सपोर्ट करने वालों को भी कंडेम करना चाहिए। आज ही मैं आपके टीवी पे दिन में डिबेट देख रहा था, एक हजरत आए हुए थे और वो आपके जी न्यूज के प्लेटफॉर्म से कह रहे थे कि ऐसी हरकत वही लोग कर रहे हैं जो सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड हो गए। ये तो नक्सली वाली बात हो गई ना भाई। 1971 में जॉर्ज साहब ने भी, जब वो ट्रेड यूनियन के लीडर थे, उन्होंने पटरियां उखाड़ने का काम किया था, चरतरफा आलोचना हुई थी, जॉर्ज साहब ने इसके लिए माफी मांगी। आप नक्सल नहीं बन सकते हैं। कोई आप डिससेटिस्फैक्शन का मतलब कि आप नक्सलवाद, उग्रवाद जैसी घटना में जाने लगे और उसमें अगर राजनीतिक दल चुप हो जाए क्योंकि उसका वोट बैंक कहीं से प्रभावित होता है, तो ये बहुत चिंतनीय विषय है। ये देश की सुरक्षा का मसला है। आप सोचिए कि दिन भर में 12 करोड़ यात्री ट्रैवल करते हैं हमारे भारतीय रेल से, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। क्या पॉसिबल है हर ट्रैक पे आप सुरक्षा लगा दें? ये बिना जन सहयोग के ये काम किया ही नहीं जा सकता है। पवन खेड़ा जो कह रहे हैं कि आपकी सरकार क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, उनको 60 साल ऐसे ही देश पे उन लोगों ने राज किया। आप सोच लीजिए, 18 लाख किलोमीटर लंबी ट्रैक्स हमारे यहाँ बिछी हुई हैं। क्या 18 लाख किलोमीटर पे आप हर 1 किलोमीटर या 500 मीटर पे आप सुरक्षा गार्ड तैयार करेंगे? ठीक है, ऐसे कोई देश चलता है? मैं तो नागरिकों से अपील करूंगा कि सब भावना से निकल के ऐसे ऐसे एलिमेंट्स पे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है और जो भी ऐसे एलिमेंट्स हो तुरंत पुलिस को सहयोग करें। और इस चीज को हम लोग सबको ही को रोकना पड़ेगा। ये किसी दल की बात नहीं है। ठीक बात है अजय आलोक। मैं सुरेंद्र राजपूत जी का रुख करूंगा। सुरेंद्र जी, बहुत वरिष्ठ हैं आप और जानते भी हैं कि जब एक उंगली किसी की तरफ उठाई जाती है तो 3 हमारी तरफ खुद उठती हैं। इंटेलिजेंस फेलियर की बात पवन खेड़ा ने की है। सवाल यह है कि जब यूपीए के शासनकाल में बम धमाके होते थे, यहाँ तो हादसा खैर टल गया, जब बम धमाके होते थे तो फिर इसे किसका फेलियर बताया जाएगा, सरकार का या इंटेलिजेंस का? खैर उसको छोड़ देते हैं। सवाल इस बात पर करता हूं मैं आपसे कि पवन खेड़ा जी ने कहा कि हर 15 दिन में एक साजिश प्लान की जाती है। कौन कर रहा है ये साजिश प्लान? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं पवन खेड़ा साहब? हम सारी चीज़ों का जवाब देते हैं। आप जब बम धमाके होते थे ना, तब भी गिरिराज सिंह के आप क्या नाम स्टेटमेंट्स देखिए, भाजपा वालों के स्टेटमेंट्स देखिए, हमारे ऊपर उंगली उठती थी, लेकिन हम किसी को नहीं कहते थे कि साहब आपने किया है या भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये एक नई बीमारी पैदा हो गई है। भाई भारत देश का दुश्मन और कोई भारतीय तो हो नहीं सकता, विदेशी होगा। और अगर भारत देश का दुश्मन कोई हिंदुस्तान में है तो और 10 साल से मोदी जी की सरकार है, तो इन मोदी जी के लिए डूब मरने वाली बात है। मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूं और बता भी इसलिए रहा हूं, यहां पर कुछ विवादित उस पर भी होगा और कुछ यहां पर क्या नाम हमारे विक्रम सिंह साहब जैसे लोग भी बैठे हैं जो चाहे इधर बोले चाहे उधर बोले, लेकिन बोलेंगे जो अपराइट होगा, जो कानून सम्मत होगा। मैं 4-6 चीजें बताता हूं आपसे। इससे पहले भी एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, विक्रम सिंह साहब को याद होगा, जिसमें 7-8 लोग या 10 लोग मर गए थे। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि साहब ये बड़ी साजिश थी, ये इस ऑपरेटिव की साजिश थी, आईएम के ऑपरेटिव की साजिश थी, फलाने के ऑपरेटिव की साजिश थी। और 15 दिन हम लोगों ने बहस की। आप तो थे नहीं, आपसे मैं, लेकिन बाकी तमाम चैनलों पर बहस की। अजय आलोक ने भी करी होगी बहस उस वक्त, वो उस वक्त हम लोगों की तरफ थे शायद। तो उस वक्त में बाद में जब रेलवे का रिपोर्ट आया तो बताया कि साहब ट्रैक खराब था। मैं आपसे 3-4 चीजें बड़ी साफ कहता हूं, आप बात समझिए चीजों को लेकर के। साजिश है तो उस साजिश को अनर्थ होना चाहिए। साजिश के खिलाफ जो भी साजिश कर रहा है उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं।
लेकिन उस साजिश का खुलासा करने के लिए 3 लाख सुरक्षा कर्मी पिछले 5 साल से 10 साल के बीच में जो रिटायर हुए हैं रेलवे से, उनकी आपने भर्ती करी नहीं। परमानेंट वे इंस्पेक्टर की पोस्ट खत्म कर दी। परमानेंट वे इंस्पेक्टर अजय आलोक जी को बता दूं, चूंकि अगर विपक्ष में होते तो जानते, लेकिन सत्ता पक्ष में है, लेकिन आज तब भी इन्होंने फिर भी गंभीरता से बात करी। परमानेंट वे इंस्पेक्टर होता है, एक ट्रॉली लेकर के 4 आदमी चलते हैं, एक आदमी बैठ के चलता है, 20-20, 30-30, 40-40 किलोमीटर वो ट्रॉली पैदल लेकर के जाते हैं। वो जो क्या नाम, जिस ट्रैक को आप सुरक्षित करने की बात कर रहे थे अजय आलोक जी, वो ट्रैक वो PWI सुरक्षित करता है। उसकी आपने पोस्ट खत्म कर दी, उसके मजदूर आपने संविदा पर रख दिए। रेलवे में क्या नाम, वर्करों की भयानक कमी है, सुरक्षा की भयानक कमी, सुरक्षा वर्करों की भयानक कमी है, चाहे वो क्लास 4 के एम्प्लॉय हो, चाहे क्लास 3 के एम्प्लॉय हो, वो आपने कर दिए खत्म। आप समझिए इस बात को। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आपने रेलवे को भी खत्म कर रहे हैं, आप देश को भी खत्म कर रहे हैं। रेलवे के जो सुरक्षा कर्मचारी, उनको संविदा पे 18-18 हजार रुपए की संविदा पे रख ले रहे हैं। उनकी कौन सी बहुत बड़ी वो है, जो अगर रेलवे का परमानेंट एम्प्लॉय होता है, अनुराग भाई, अगर आपके कोई परिवार में रेलवे का हो तो पूछिएगा उससे वो रेलवे के प्रति कितना अपने आप को स्वामी भक्त मानता था। क्यों? क्योंकि वो सरकारी नौकरी होती थी। इन लोगों ने सरकारी नौकरियां खत्म कर दी। 3 लाख से करोड़ से ज्यादा का क्या नाम, जो रेलवे का सुरक्षा का फंड है, अनयूटिलाइज वो कर दिया। क्या नाम, नई भर्ती कर नहीं रहे, और उसके बाद कहते हैं साजिश है। साजिश को जो पकड़ने वाले लोग हैं वो है ही नहीं रेलवे के पास। ये लोग समझना नहीं चाहते। भगवान भरोसे चल रहा है नरेंद्र मोदी का सिस्टम। ये बड़ा नरेंद्र मोदी जी आज की डेट में देश में विकास चाहते हैं, लेकिन विकास वो चाहते हैं, रोजगार विहीन विकास चाहते हैं। मैं किसी के ऊपर मैं नहीं कहने वाला गिरिराज सिंह की, जो गिरिराज सिंह जैसे निर्लज्ज और नीच बात कर रहा है। मैं कहता हूं कि अगर गिरिराज सिंह के पास कोई प्रमाण हो किसी कांग्रेसी के खिलाफ, फांसी लटकाइए उसको। इंडिया गठबंधन वाले के खिलाफ कोई प्रमाण हो, फांसी लगाइए। ना कहते हुए सब कुछ कह दिया, लेकिन बड़ा गंभीर आरोप आपने लगाया। इतना निर्लज्ज आदमी। अच्छा ठीक है, ये एक बार हो गया, बस व्यक्तिगत टिप्पणियां और हमले से बचें। आप तो बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं। आप तो सुरेंद्र राजपूत बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता भाई। किसी सुनिए, क्यों किसी हिंदुस्तानी को आप क्या नाम घोषित आतंकवादी कर दे रहे हैं बगैर किसी प्रमाण के? क्या ये उचित है? मैं अजय आलोक, जो गंभीर आरोप जो रेलवे में PWI की भर्ती पर और संविदा के ऊपर सवाल उठाए गए हैं, कहा गया है कि जो जिम्मेदार थे, जो स्वामित्व समझते थे रेलवे को अपना और उस लिहाज से काम करते थे कि भारतीय रेल हमारी संपत्ति है, वो लोग हैं ही नहीं। जो सुरक्षा करने वाले थे वो हैं। ये बड़ा गंभीर आरोप है और आप टूल किट इसे कांग्रेस की बता रहे हैं। तो मतलब अपनी खामी को विपक्ष के कंधे पर रखकर आप क्यों बंदूक चला रहे हैं? अजय आलोक, सबसे पहली बात जो ट्रॉली मैन थे, वो ट्रॉली देख के ट्रैक्स डिसाइड करते थे कि ट्रैक्स की पूरी मरम्मत हो कि नहीं। शायद सुरेंद्र भाई को पता भी नहीं होगा कि हमने ट्रैक्स की कंप्लीट रिप्लेसमेंट की योजना बनाई हुई है और लगभग 40% ट्रैक रिप्लेस होकर नए बन चुके हैं। बात यहाँ पे आतंकवादी मंशा की है। डिबेट को डिरेल करने की कोशिश न करें। ये दिखाता है कि सॉफ्ट टेररिज्म पे कवर कैसे डाला जाता है। गिरिराज सिंह को आप तमाम आरोप लगा लीजिए, तमाम भद्दे शब्द बोल दीजिए, उससे सच्चाई नहीं बदलती है। अभी क्या कर रहे हैं सुरेंद्र भाई? जो सॉफ्ट टेररिज्म, हार्ड टेररिज्म करने की कोशिश की गई है, उस पर पर्दा डाल रहे हैं कि रेलवे में ये जॉब खत्म कर दिया, वो जॉब खत्म कर दिया, ये कर दिया। तो इसका क्या मतलब है कि सबको ब्लास्ट करने की इजाजत देते रहे? ऐसे लोगों की पहचान नहीं होनी चाहिए। बात है कि इनको सपोर्ट और समर्थन क्यों मिल रहा है? आपका दल चुप क्यों है इन सब घटनाओं पर? उस आतंकी की क्रिटिसिज्म कांग्रेस क्यों नहीं करती है, जो पाकिस्तान से बैठ के वीडियो चलाता है और बोलता है कि सब यूथ को इंसाइट कर रहा है, मुस्लिम यूथ को इंसाइट कर रहा है कि ये करो? क्या बांग्लादेश वाली स्थिति आप यहां पे लाना चाहते हैं? अस्थिरता प्रोड्यूस करना पे प्रश्न होना चाहिए कि ये कर रहा है, इसकी मंशा क्या है? अगर गिरिराज सिंह ने कहा कि गोधरा करने की साजिश थी, तो उसकी बात को समझिए, उनकी बात को। गोधरा में इसी तरह लोगों ने ट्रेन रोक के बोगियां जला दी, लोग मर गए, उसके बाद दंगा फैल गया। आज अगर ये ट्रेन डिरेल होती, इसमें कोई भी आदमी मरता, कुछ होता, तो दंगा फैलता तो किसका नुकसान है? देश में अस्थिरता होने से फायदा किसको होता है? लेकिन अपनी राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए इस मंशा पे भी अगर आप सवाल नहीं उठाएंगे तो शर्म आनी चाहिए। छोड़ दीजिए ऐसी राजनीति। ठीक है, ठीक है। सुरेंद्र जी एक लाइन में कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं हाजी रंगरेज साहब का रुख करता हूं।
बिल्कुल 3 बातें बड़ी साफ कहता हूं। जो भी हरामजादा पाकिस्तान का अरे ये सब शब्द है, अच्छा ये इस तरीके के शब्द में नहीं आपत्ति दर्ज करा रहा हूं मैं। सुनिए इसको बिना अपशब्द कहे भी आप कह सकते हैं, आपकी भावनाएं पूरी तरह संचारित होंगी। मैंने कहा बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, आज बिल्कुल अलग रूप देख रहा हूं मैं आपका। जो सुनिए नहीं इस तरीके की शब्द शैली इस्तेमाल जो फरतुल्लाह गौरी जो सुनिए जो फरतुल्लाह गौरी इस तरीके का करता है उसको खींच के मंगवाइए, उसके 36 टुकड़े करके 36 दिशाओं में फेंकिए, तब भारत की सरकार का क्या नाम इकबाल चलेगा। लेकिन अगर टीवी पर बैठ करके यह कहा जाएगा कि वो एक 3 मिनट का वीडियो डाल रहा है तो नरेंद्र मोदी जी की कायरता प्रदर्शित होती है, नंबर 1। नंबर 2, 4 जून के बाद सेना के लगभग हमारे 26 क्या नाम जवान शहीद हो चुके हैं आतंकवादियों के द्वारा। उसमें भी क्या कांग्रेस की साजिश है या किसी और की साजिश है? कश्मीर में हमारे जो 26 जवान शहीद हुए हैं, जो आतंकवादियों ने, पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं और जो जिनके मंसूबे का क्या नाम वो हुए, तो 26 जवान हमारे शहीद हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि खाली वो नहीं। आतंकवाद पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते अजय आलोक जी। दो प्रधानमंत्री हमने खोए हैं, 26 हमने कांग्रेस के वर्कर खोए हैं, महेंद्र कर्मा से लेकर के क्या नाम झारमा वैली में। आप इस चीज को समझिए। अगर आप ये कहते हैं कि आतंकवादियों के समर्थन में, तो हम आपसे पूछ सकते हैं क्या गिरिराज सिंह आतंकवादियों के समर्थन में है? क्या आपकी कश्मीर की नीति आतंकवाद? कोई नहीं समर्थन कर सकता आतंकवाद का, ना आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। और हम बिल्कुल इस चीज को चाहते हैं कि भारत की सरकार उसको अनर्थ करे और ऐसे जो है क्या नाम मंसूबों को बिल्कुल पूरी तरीके से नेस्त नाबूद करे और 36 टुकड़े करे फरतुल्लाह गौरी के। लेकिन आप मुख्य मुद्दे पर आ ही नहीं रहे कि जो सुरक्षा के आपके कर्मी हैं, वो सुरक्षा के कर्मी जो है आप बिल्कुल पूरी तरीके से जब खत्म कर देंगे तो रेलवे ट्रैक की सुरक्षा करेगा कौन? ठीक है अजय आलोक 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए, बाकी मेहमान। अनुराग जी 10 सेकंड जी। मैं बस एक बात आपको भी बताना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से सब दर्शकों को बताना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कश्मीर की पार्टी है फारूक अब्दुल्ला की, उसने अपने बड़े शब्दों में मैनिफेस्टो में लिखा कि हम जब वापस आएंगे तो धारा 370 हटाएंगे। 1 मिनट। दूसरा लिखा उसने कि जितने जेल में बंद पत्थरबाज हैं उनको हम छोड़ेंगे। तीसरा उसने लिखा कि आतंकी गतिविधियों में शामिल या शक होने पे जिन की सरकारी नौकरी गई है और वो जेल में, उनको हम छोड़ देंगे, सरकारी नौकरी बहाल कर देंगे। ऐसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस गठबंधन कर रही है, कह रही है कि हम आतंकी का समर्थन नहीं करते। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। क्या मतलब है भाई? ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। अब मैं विक्रम सिंह साहब का रुख किए लेता हूं। विक्रम सिंह साहब, हम फरतुल्लाह गौरी के बयान की बात करें, जो कि इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी और पाकिस्तान में बैठ के साजिशें रच रहा है। उसने साफ तौर पर कहा था, अभी डिबेट से पहले राम कृपाल जी भी फरतुल्लाह गौरी की याद दिला रहे थे कि भाई मैं दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में, मुंबई में ट्रेनें डीरेल करवाऊंगा। उसके बयान का रेफरेंस लेते हुए ये जो कुछ हो रहा है, क्या इसे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू करके और उस पर ख़त्म कर देना चाहिए या वाकई गंभीरता से लिया जाना चाहिए? अनुराग जी, इससे ज़्यादा गंभीर विषय तो हो ही नहीं सकता है। ये आक्रमण रेलवे पे नहीं, ये भारत पर हुआ है। और चूंकि भारत पे हुआ है तो राजनीतिक मतभेद तो बिल्कुल समाप्त हो गए। अब पूरा राष्ट्र, सभी राजनीतिक दल एकजुट हो करके इस चुनौती का बराबरी से इसका जवाब दें। सुरेंद्र राजपूत ने जो बात कही है, अगर हमने वो ट्रैक इंस्पेक्टर्स, आरपीएफ की रिक्तियां नहीं भरी हैं तो मैं समझता हूं कि वो बहुत, उसका कोई औचित्य नहीं है। पहले हम अपना फूल प्रूफ इंतजाम कर लें और फिर हम रिक्तियों को छोड़ दें। एक तरफ तो हमारी इस प्रकार की दुर्घटनाएं घटती जा रही हैं, दूसरी तरफ रिक्तियां हैं। एक हमारा जो सुरक्षा कवच था, उसका नाम भी कवच है, वो कवच बहुत कारगर सिद्ध नहीं हुआ। और अगर कवच साधन नहीं हुआ तो अब लोग बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के माध्यम से इसको हम और सेफगार्ड करें। तीसरी भी चीज़ ये भी है कि जो ट्रेन के दोनों तरफ पटरियों के नाजायज़ बांग्लादेशी रोहिंग्या बस गए हैं, उनमें स्लीपर होने की, सेल होने की संभावना हमेशा प्रबल है। हर स्टेशन पे आप चले जाइए, वहाँ पे नाजायज़ मठ, मंदिर और मज़ार हैं, उनको क्लियर कराइए। क्योंकि किसी भी आड़ में, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो पूरा सैनिटाइज रहता है, वहाँ ये मुमकिन नहीं कि वहाँ कोई मंदिर हो, वहाँ आरती चल रही है या कोई मज़ार हो, ये सब कुछ नहीं। अब देश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा नाजायज़ स्ट्रक्चर्स को स्टेशन के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, और जिसको सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक है।
सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि 1 लाख इस तरीके की घटनाएं और इस तरीके के फेलियर्स सिग्नलिंग में देखे गए थे। तो अब इस चीज को जरूरी है कि हम इसको थोड़ा अपग्रेड करें अपनी सुरक्षा व्यवस्था को। अब एक मैं बात कह रहा हूं, उसको गौर से सुने। वो अप्रिय है, बहुत ही अप्रिय है। हम जैसे पुलिस में हैं, अगर कोई आकर के हमारे कांस्टेबल से बात करे और ये पूछने लगे कि आप किस बिरादरी के हैं, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। दूसरी चीज ये है कि रेलवे में भी जाके अगर कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई व्यक्ति जाके पूछे आप किस बिरादरी के हैं, मुझे इसमें आपत्ति है और इस तरीके के गलत संदेश देने वाले सवालात न किए जाए, क्योंकि इसके बाद उसके क्या परिणाम होंगे, जो व्यक्ति है वो तो प्रस्थान कर जाएगा, लेकिन उसके दुष्परिणाम भोगने के लिए जो रेल यात्री हैं 12 करोड़ और अन्य लोग हैं उसके ऊपर है। तो हम लोग कुछ चीजें जो अत्यंत संवेदनशील है उनको विभाग के ऊपर छोड़ दें, वहां जाकर के इस तरीके का जातीयता का पुट या इस तरीके के सवालात हम वहां न करें। जी ठीक है। हाजी रंगरेज साहब, ये रेलवे ट्रैक्स पर हमला नहीं है। विक्रम सिंह की बात आपने सुन ली होगी, ये देश पर हमला है। तो ऐसे में सरकार को निशाने पर लेने से यह बेहतर है कि सरकार के साथ आया जाए और सभी राजनीतिक दल इसके खिलाफ एक मुहिम चलाएं और एकजुट हों। आप मानते हैं इस चीज को? नाकामियां छुपाने के लिए बार बार कभी पाकिस्तान चली जाती है, कभी मुगलों पे चली जाती है, कभी आबादी के नाम पे मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। अहमद तब ईश्वर शर्मा कहते हैं कि मछली मत खरीदिए मुसलमानों से, और बाढ़ भी इनकी वजह से आई है। तो इस तरीके का ये जो माहौल है, जो अपनी नाकामी छुपाने का काम किया जा रहा है। अरे आप ये बताइए, पहले के जो हमारे रेल मंत्री थे, अगर एक हादसा भी हुआ तो उन्होंने तुरंत अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मगर यहाँ रोजाना हादसे हो रहे हैं ट्रेन के, मगर उस पर एक भी जो है जो हमारे रेल मंत्री हैं उनका कुछ नहीं स्टैंड होता। उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। साहब, हादसे पर नहीं, हादसे के कारणों पर आइए। जब कोई हादसा होता है, रेल मंत्री का मौलिकता के आधार पर इस्तीफा मांगते हैं, है ना, नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा मांगते हैं। अब ये जो कारण है दुर्घटना कराए जाने के, इसको किसकी नैतिकता से जोड़ेंगे हाजी रंगरेज साहब? जरा इस पर आइए। देखिए अनुराग जी, ये एक नैरेटिव है, फेक नैरेटिव के अगर आपकी कोई गलत नीतियां हैं या गलत आपके काम है, आप उनको पाकिस्तान से जोड़ दीजिए तो लोग सवाल करना बंद कर दे सरकार से, सवाल पूछना बंद कर दे सरकार से। अरे भाई, अगर कोई पाकिस्तान से यहाँ पर साजिश कर रहा है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए, उसको जेल में डालिए। मगर आप अब लगातार लोग बात कर रहे थे इस बात पे तो कि रेल के क्या है, 10 बढ़ते जा लोगों रहे को डिटेन किया तो और क्या है, सरकार को घेरने की 10 बात हो रही संदिग्धों थी। से पूछताछ चल तो रही है, इस तरीके हो तो रहा है वो जो आप कह रहे हैं, वो हो तो रहा है हाजी रंगरेज साहब जो आप कह रहे हैं। अरे देखिए सर, ये बीजेपी का नैरेटिव है कि हर चीज को बांग्लादेश से जोड़ दो, हर चीज को पाकिस्तान से जोड़ दो, हर चीज को मुगलों से जोड़ दो। नहीं, पाकिस्तान और मोहम्मदी, देखिए यहाँ पर मुगलों से तो किसी ने नहीं जोड़ा। वो चाहते हैं सेकुलर लोग कि हम बात करें, मुद्दों की बात करें। ये 2 करोड़ सालाना की रोजगार की बात की गई थी, उस पर कहीं ये स्टैंड इनकर दिखाई नहीं दे रहा। रोजगार देने की बात थी, ठीक है, रोजगार का मुद्दा सुरेंद्र राजपूत अभी उठा चुके हैं। बुलेट ट्रेन हुई, प्रमिला पांडे मेरे साथ जुड़ रही हैं। हाजी रंगरेज साहब लौटता हूं। प्रमिला जी जो है कुछ ही समय के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रमिला पांडे हैं, मेयर हैं कानपुर से हमारे साथ। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ताल ठोक के। और आप सुन रही होंगी कि किस तरीके से MIM के जो प्रवक्ता हैं हाजी रंगरेज साहब, उनका कहना है कि अगर इसका कनेक्शन आप पाकिस्तान से जोड़ते हैं, फरतुल्ला गौरी के बयान से जोड़ते हैं, तो आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। अगर इसका कनेक्शन आप मुगलों से जोड़ते हैं तो आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। अगर आप इसका कनेक्शन मुस्लिमों से जोड़ते हैं तो ये एक नैरेटिव बन चुका है। सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम करती हूँ जी। ये जो ट्रेन हादसा हो रहे हैं, इसको मैं सीधे जिहादियों से जोड़ती हूँ। अभी मेरे कानपुर स्टेशन से थोड़ी दूर जा करके क्या कहते हैं, ट्रेन में कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन ट्रेन के सामने बड़ा सिलेंडर रखना और झोले में बारूद रखना, बोतल रखना, ये तो किसी का काम है ना, जो मेरी सरकार को बदनाम कर रही है। एजेंसियां लगी हुई है और जांच होगा, निश्चित तौर पर उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी, ये तो मैं कहूँगी। लेकिन निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगी कि भगवान की ऐसी कृपा रहेगी, कोई हादसा नहीं हुआ। तो ये तो भैया एक हिसाब से हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है ना। नहीं, लेकिन विपक्ष इसे इंटेलिजेंस फेलियर भी बता रहा है। उसका कहना है कि सरकार तो आप ही की है, तो आपकी सरकार में इंटेलिजेंस भी आपकी है। तो जांच चल रही है ना। आप ये बताइए, हमारी क्या कहते हैं, कोई ट्रेन
ट्रेन हमेशा चलती रहती है, तो अब उसके आगे कोई भरा सिलेंडर रख देगा या उसके आगे बारूद रख देगा तो किसी का काम तो ये है ना। ऐसा तो है नहीं कि क्या कहते हैं कि हमारी सरकार ले जाकर रखे। हमारी सरकार 140 करोड़ जनता की सेवा में लगी हुई है। हमारी सरकार सब धर्म की सेवा कर रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारी सरकार को बदनाम करने में लगे हैं। ठीक है, मेरा एक ही सवाल है, अगर इस सवाल का जवाब दे दे जो भी इस पर बात करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी बांग्लादेश में जब हुआ, वहाँ पर तख्त पलट हुआ, तो हिंदुओं का क्या दोष था? जो हिंदुओं को बहुबेटियों के साथ हुआ, क्या दोष था उनका? ये जवाब है किसी के पास? क्यों नहीं लोग विपक्षी उस पर बोले? बोलना चाहिए था उनको। वहाँ तो नहीं, क्या कहते हैं कि क्या हिंदुओं ने कराया? वहाँ तख्ता पलट कराया? आप बताइए। आप हमारे देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान में कितने % हिंदू थे? 10% रह गए। कौन इसका जिम्मेदार है? ठीक है, ये आप ये बताइए कौन जिम्मेदार है? हमारे क्या कहते हैं कि जम्मू से हमारे जो कश्मीरी पंडित गए, उसे कौन जिम्मेदार है? तो जिम्मेदार जो है, अब तो विपक्ष किसी ने नहीं बोला बांग्लादेश में, भैया बोलना चाहिए उस पर। ठीक है प्रमिला जी। वो व्यक्तियों के रस्सी से बांधा गया, उनके साथ अत्याचार, नाना प्रकार के अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार सब हुआ, कौन किसी ने नहीं बोला? ठीक है प्रमिला जी, ठीक है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं प्रमिला पांडे जी, आपका ताल ठोके में जुड़ने के लिए। गुलाम सरवर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से हाजी रंगरेज साहब बात कर रहे थे, क्या आप उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर इसे फरतुल्ला गौरी के रेफरेंस में देखा जाए कि भाई उसने कहा था कि हम ट्रेनें डीरेल करेंगे और इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या ये मुस्लिमों के खिलाफ कोई नैरेटिव है? इसको आप इस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये गंभीर विषय है। किसी भी संवेदनशील मुद्दों पर जब हम बात करते हैं तो हमें निष्पक्ष होना चाहिए और अपनी तमाम बातों को उन मुद्दों तक ही केंद्रित रखना चाहिए। उससे हम सच्चाई तक शायद आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे ही बीच में उसमें पॉलिटिक्स की एंट्री होती है या फिर रिलीजन इंटर करता है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ट्रेन को डिरेल करने की साजिश थी, मुझे लगता है इस पूरे सब्जेक्ट को ही डिरेल करने की ये साजिश हो जाती जी। तो मैं तो बिल्कुल चाहूँगा कि कालिंदी एक्सप्रेस के साथ जो घटना घटी है, ये ड्राइवर, गार्ड या स्टाफ की गलती इसमें कहीं दिख नहीं रही, बल्कि ड्राइवर को तो इनाम मिलना चाहिए, शाबाशी मिलनी चाहिए कि उसकी नज़र पड़ी और उसने इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल किया और हादसा टला। लेकिन इसमें कहाँ कोई डाउट है कि भाई सिलेंडर अगर पटरी पर रखा है और उसके करीब में अगर वो ज्वलनशील पदार्थ है, पेट्रोल इत्यादि इत्यादि, वो तमाम चीज़ें, तो नो डाउट ये तो साजिश है ही 100%। इसमें अब ये कहना है कि अगर मगर साजिश तो 100%। अब सीधा सा सवाल है कि एजेंसियां ये काम करेंगी, साजिश आखिर है किसकी? तो पहुंचने के जितने एंगल होंगे जांच पड़ताल के, वो तो एजेंसियां करेंगी। हम लोगों को एजेंसियों के पीछे ही खड़ा होना चाहिए और एजेंसियों के इस पर भरोसा करना चाहिए कि एजेंसियां जो भी माने दूध का दूध और पानी का पानी होगा वो सामने लाएंगी देश के। लेकिन 2-3 सवाल डिबेट में आ गए। एक तो सुरेंद्र जी ने एक सवाल उठा दिया जिसमें निजीकरण का भी मुद्दा आ गया और रिक्त पदों का भी मुद्दा आ गया। तो अब मैं एक सवाल सीधा सा, एक आम भारतीय होने के नाते, यदि भविष्य में कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या आज के इस ताल ठोक के डिबेट में सुरेंद्र राजपूत जी आश्वस्त करेंगे देश को कि तमाम रिक्त पदों में भर्तियां, और जो ये निजीकरण की बात, आउटसोर्स कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला हो चुका है इसका, तो क्या कांग्रेस आश्वस्त है? आप आज हम लोगों को विश्वास में लेकर ये वादा करते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी और पूरी तरह से निजीकरण को समाप्त कर दिया जाएगा, सबको बिल्कुल सरकारी माने क्लास 4 की भी बात उसमें इंक्लूड कर लें, उसको सरकारी नौकर ही माना जाएगा और वही सारी फैसिलिटी दी जाएगी? ये इनको आज बोलना चाहिए था। आरोप लगाना सबके लिए आसान, लेकिन जब इसका परत आप खोलेंगे तो कांग्रेस के शासन काल में ये सब कुछ हो चुका है, वही कड़ी आगे बढ़ रही है। कोई ऐसा नहीं कि मोदी जी आए और सारी नौकरी खत्म करके और सबको निजी हाथों में सौंप गए, ये आज की घटना नहीं। 90 के दशक से धीरे 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 ये सब कुछ हुआ। बहरहाल वो बड़े नेता हैं, बड़े
पद के प्रवक्ता हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो इस पर बोलेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल आया कि इसको जो इस्लाम या मुसलमान से जोड़ देने की परंपरा चल पड़ी है, ये नो डाउट कि जो भी किसी भी दल के माने लोग हों, चाहे केंद्र के मंत्री हमारे आदरणीय गिरिराज सिंह जी हैं, मैं उनसे भी विनती करता हूं कि समय से पहले अनुचित बयान देना नहीं चाहिए। देखिए, बड़े पद पर आप लोग हैं, देश के कर्ता धर्ता आप लोग हैं। अगर आप लोग, अभी एजेंसियां जांच कर रही हैं, आपने पहले ही फैसला सुना दिया। मैं तो कहता हूं कोई पाकिस्तान, कोई भारत, कोई भारत के अंदर स्लीपर सेल या कोई संगठन, मैं नहीं कहूंगा, एजेंसियां कहेंगी, मैं उस पर मोहर लगाऊंगा कि हाँ यस यही है। अब हम पहले ही अगर तय करने लगेंगे, पहले ही उलझ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनडायरेक्टली बाधा डालने का काम हम कर रहे हैं, इनडायरेक्टली। ठीक है, रामकृपाल जी, आपकी दृष्टि क्या कहती है? मामला बहुत गंभीर है, लेकिन ना इसे सत्ता पक्ष गंभीरता से लेता हुआ नजर आता है और ना विपक्ष गंभीरता से। इसकी गंभीरता के साथ खिलवाड़ हो रही है। देखिए अनुराग जी, आजकल बहुत सारे हादसे होते हैं, सड़क के हादसे। आप अक्सर सुनते होंगे कि एक बंदा दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो लोग मोबाइल से फोटो पहले लेते हैं और उसको उठा करके अस्पताल ले जाने वाला वहाँ शायद ही कोई होता है। ये प्रवृत्ति आप देखिए। बात इतना मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो दृश्य इस तरह की घटनाओं के बाद जिस तरह के बयान होते हैं, मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज भी उसी तरह की है, पहले मोबाइल से फोटो बना लो, जितना इसका माल मतलब वोट के रूप में हमको क्या फ़ायदा होगा, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, वो मैसेज देने की कोशिश की जाती है। मेरा ये कहना है कि देखिए, ये पहली घटना आज कोई नहीं हो रही है, केवल चीज़ें बदली हैं। याद कीजिए, जब किसी बोतलों में कहाँ रखे जाते थे, टिफ़िन में बम, याद है आपको, कुकर में बम, और कभी नहीं होता था, चाहे बनारस में यहाँ आप जाइए, रोज इस तरह की चीजें आती थी। उसके बाद याद होगा आपको, बहुत करीब 6 महीने पहले मैंने पढ़ा था कि एक प्रवृत्ति शुरू हुई थी कि रेल की पटरियों पर पत्थर रखो, और बाकायदा उसके फोटो आए हैं। जी। आप देखिए, वहां से शुरुआत होती है, रेल पटरियों पर पत्थर रखे। पत्थर भी रखने से रेल डीरेल हो सकती है। अब फिर वो धीरे धीरे बढ़ते अभी जो 2-4 घटनाएं हुई हैं, बाकायदा उसमें भी देखा गया है कि बच्चों को पैसा दे करके दिया जाता है कि तुम्हारा ये काम है, पत्थर रखो। तो मेरा यही कहना है कि देखिए, ये जो कुछ है, और जिस तरह से एक आतंकवादी ने पाकिस्तान में बैठ करके जो कहा था कि हम हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर रेल को डिरेल करेंगे, जब एक पाकिस्तान में बैठा एक आदमी कह रहा है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, इतना बड़ा रेल नेटवर्क है, कोई इंटेलिजेंस, एक झुग्गी से निकल करके आदमी या तो आप हटाएंगे, कल को चिल्ला देंगे कि रेल के पटरियों के बाहर जो है वो गरीबों को विस्थापित किया जा रहा है। आप हालत ये है, बम्बई में मैं रहा भी हूँ और सब लोग जानते होंगे, बम्बई में रेल की पटरियाँ ऐसे चलती हैं, ठीक बगल में 3-3 फुट पर झुग्गियाँ बनी हुई हैं, घर होता। अब मान लीजिए कि कोई भी एक बंदा आकर के कुछ कर देता है, कौन सा इंटेलिजेंस नेटवर्क आपको इस तरह पता करेगा? ये हमें एक चीज़, आज जो दुर्घटना नहीं हुई, वो ये बताती है कि बहुत बड़ा संकट, और ये चीज़ें जिस तरह से धीरे धीरे कम्युनिकेशन डेवलप हो रहा है, अब विध्वंस के नए तरीके भी ईजाद किए जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ज़रूरत यह है कि हमें आज के दिन बाकायदा भारत पर कोई निबंध लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आर्थिक स्थिति क्या है, बेरोजगारी क्या है। सवाल इस बात का होना चाहिए पिन पॉइंट कि इसके लिए सबको सजग होना चाहिए, नागरिक को भी, और जो भी इस तरह के लोग हैं उनको किसी सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन नहीं, बिल्कुल कह रहा हूँ, उसको न जाति न धर्म। देखिए, हर जाति धर्म में लुम्पेन होते हैं, हर जाति धर्म में बिकाऊ लोग होते हैं, और हमेशा से रहे हैं। कोई उनका वो नहीं होता, किसी को पैसा दे करके कोई भी गलत काम कराया जा सकता है। सवाल इस बात का है कि ऐसे तत्वों को ढूंढने की जरूरत है, वरना ये मामला आगे और बढ़ सकता है, और फिर अगर कभी हादसा इस तरह का हो गया तो देश को बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी एक लाइन कह के ख़त्म करूँगा। एक डीप स्टेट का जो पूरा का पूरा आ रहा है, आपने जो बांग्लादेश में देखा, वो कोशिशें और तेज़ होंगी। मैं समझता हूँ कि सभी दलों को मिलकर के ये देखना चाहिए, राजनीतिक हित अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय अखंडता और सामाजिक
सुरक्षा, ये महत्वपूर्ण है, इस पर बात करनी चाहिए। लेकिन अजय आलोक, अगर एक महीने में 3 घटनाएं हो जाती हैं जो कि दुर्घटनाओं में तब्दील नहीं हुई, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात रही। हमने देखा साबरमती एक्सप्रेस किस तरीके से कानपुर में बोल्डर से टक्कर हुई थी और इंजन समेत जो है 22 डिब्बे डिरेल हो गए थे। हमने देखा फर्रुखाबाद पैसेंजर किस तरीके से रेल ट्रैक पर लकड़ी का बोटा रखा हुआ था, समझदारी दिखाई ड्राइवर ने, हादसा टल गया। और अब कालिंदी एक्सप्रेस। सवाल ये उठता है कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में तो हौसले बुलंद होंगे। ये जो भी इन कामों को अंजाम दे रहा है, जो भी ट्रेनों को डिरेल कराना चाह रहा है, जो भी बड़े हादसे की आशंका मंशा पाले हुए है, उसके तो हौसले और बुलंद होंगे। इस पर तो कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए जिससे कि ये घटनाएं कम हो। ये तो एक महीने में 3 घटनाएं बढ़ गई और इसी की आशंका जता रहे हैं रामकृपाल जी। नहीं अनुराग जी, आपका बिल्कुल कहना सही है कि कार्रवाई तो बिल्कुल कड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये इतना डायरेक्ट मामला नहीं है अनुराग जी। मैं बात समझने की कोशिश कीजिए। ये डायरेक्ट मामला नहीं है कि शरारती तत्व आए, उन्होंने सिलेंडर रखा, सिलेंडर के साथ पेट्रोल बम रखा, पेट्रोल रखा, बारूद रखा। ये तो सोची समझी साजिश है और इसीलिए 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ब्रेक थ्रू मिलेगा ही और ये लिंक एक्सपोज करने की जरूरत है। अब बांग्लादेश में एक इस्लामिक क्लरिक छूट के आया, जसीमुद्दीन रहमानी नाम है, अभी 5 घंटे पहले की बात है। वो कहता है कि हम ताहिद पॉपुलेशन जो हमारी है, जो हसीना के खिलाफ उठी और बांग्लादेश को रिलीज करवा लिया, भारत में भी ऐसी ताहिद पॉपुलेशन उठेगी और लाल किले पे झंडा तौहीद का फैलेगा। वो कहता है जम्मू कश्मीर को हम लोग कब्जा कर लेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान की मदद से। चाइना से बोल के हम लोग चिकन नेक ब्लॉक करवा देंगे। 7 सिस्टर स्टेट को बोलेंगे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए लड़ो। यहां तक बात ठीक है उसकी, वो अपनी आइडियोलॉजी की बात कर रहा है, उसकी आइडियोलॉजी है भारत तोड़ने की। सवाल तब उठता है जब वो कहता है कि ममता बनर्जी से अर्ज करूंगा कि बंगाल को मोदी से मुक्ति दिलवाएं या स्वतंत्रता का बिगुल बजाएं। और अभी तक टीएमसी का एक भी वक्तव्य उसके लिए नहीं आया है, उसको कंडेम करते हुए, न ममता का न किसी का। कांग्रेसियों का एक बयान उस पर नहीं आया है। तो मंशा पे यहां सवाल उठते हैं कि अब आपको ओपनली एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट बांग्लादेश में बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के नहीं, लेकिन हमारे नेताओं से इनके बोलने से कुछ होगा नहीं ना। सरकार आपकी है तो काम तो आपको करना पड़ेगा, ये बोले ना बोले नहीं। कार्रवाई बिल्कुल हम ही करेंगे क्योंकि सरकार में है, हम जिम्मेदारी में। हम तो कह रहे हैं कि जिन्होंने आपका नाम लेके बोला, कम से कम उसको उसकी घोषणा तो कीजिए कि ऐसी सोच भी जहरीली है, हमें ऐसी सोच के साथ नहीं है। 5 से 6 घंटे हो गए, कोई कुछ नहीं बोल रहा है जसीमुद्दीन रहमानी पे। कौन सा वोट बैंक है भाई? आप ये मंशा समझिए। जब डीप स्टेट की बात करते हैं तो डीप स्टेट, जैसे भी रामकृपाल जी ने बताया, जब हम डीप स्टेट की बात करते हैं उससे कॉन्सिक्वेंसेस की बात सोचिए, उसके पीछे क्या मंशा है वो सोचिए। ये कोई मामूली मंशा है। मैं तो इसलिए सबसे पहले देश के आम नागरिकों से अपील मैंने की है कि अगर कुछ भी ऐसा सस्पिशन देखें तो तुरंत रिपोर्ट करें। ये विजिल रहने का, सतर्क रहने का समय है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये आज हादसा हो जाता तो बहुत प्रोबेबिलिटी थी कि देश में फिर दंगे होते, अस्थिरता फैलती, पुलिस एक्शन लेती, तब विपक्ष का सवाल उठाता कि गरीबों को तंग किया जा रहा है। ये सबसे अस्थिरता का माहौल बनता है ना। तो ऐसा माहौल बनाने वाले कौन है? ये तो काबिल तारीफ बात है सुरेंद्र राजपूत जी, आपको इसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि हादसा होने से टला। एक इंटेलिजेंस फेल्यूर हुआ तो दूसरे इंटेलिजेंस की वजह से हादसा टला भी है, तो इस बात की तो तारीफ की जानी चाहिए। कम से कम इस एक मसले पर तो एक मंच पर होना चाहिए। अरे भाई, आतंकवाद के खिलाफ कौन एक मंच पर नहीं है? अगर मंच पर एक पर नहीं है तो भाजपा नहीं है, क्योंकि भाजपा उसमें राजनीतिक रोटियां सेकती है। जो वो कौन अपना ये जो बांग्लादेश का मुल्ला बता रहे हैं ये लोग, कौन सा गौरी है, पता नहीं क्या नाम है उसका, फरहतुल्लाह गौरी, उठाइए, ये बांग्लादेश नहीं पाकिस्तान में छिपा हुआ है। फरहतुल्लाह गौरी या जो भी। अरे सुनिए तो यार, आप असल बात हमारी बात को पूरा नहीं होने देना चाहते। नहीं, मैं तो ना करेक्ट कर रहा था। टूट जाएंगे बीच से, आप जानते हो। आप तो बड़े नेता हैं ना। नहीं, अभी एक बांग्लादेशी बता रहे थे अजय भाई, ठीक है ना। तो हम आप जसीमुद्दीन रहमानी आतंकवाद पर पूरा, हाँ वो जो भी रहमानी है, हम तो कहते हैं चाहे बांग्लादेश में हो चाहे पाकिस्तान में हो, भारत की सेनाएं, भारत की सुरक्षा, भारत की इंटेलिजेंस, भारत की रॉ, भारत की एनआईए इतनी मजबूत है, जिसको चाहेंगे जहां से उठा करके उसको जिबह कर देंगे, 36 टुकड़े करेंगे उसके। इसको लेकर के हमें अपनी सेनाओं पर पूरा भरोसा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इस आतंकवाद के मुद्दे पर और बांग्लादेश के विदेश विभाग के मुद्दे पर हम सरकार के साथ में 100% साथ में। सरकार जो निर्णय लेना चाहे बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए, हम उनके साथ में। अब सरकार अगर कायरता कर रही है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर सरकार के, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के रहते हुए कोई आदमी वहां पर भाषणबाजी, बयानबीर बन रहा है तो उसको उठाने का काम हमारा तो है नहीं। हम उसको उठाने का काम तो भारत की सरकार का है, हम पूरे समर्थन में, चाहे वो पाकिस्तान में हो और वो चाहे वो बांग्लादेश में हो। आतंकवाद के खिलाफ तो बिल्कुल होनी चाहिए।
दूसरी बात, विक्रम सिंह जी से भी मैं कहना चाहता हूं कि विक्रम सिंह जी, पहले क्या नाम, ट्रेनों में आजकल पता नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पहले ट्रेनों में काऊ कैचर लगा होता था, आपको भी याद होगा, हमें भी याद है। वहां पर एक लोहे का फ्रेम होता था और ट्रेन के थोड़ी सी ट्रैक से थोड़ा सा ऊपर हट करके कोई भी चीज होती थी वो उठा के फेंक देता था। इवन गाय भी होती थी या भैंस भी होती थी या जंगली घोड़ा होता था, रोस होती थी, उसको उठा के फेंक देता था। ये वंदे भारत में नहीं है काऊ कैचर जो है, बाकी उसमें है। तो आप एक दो चीजें मेरी बात को समझिए। हम आपके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप जो भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, लगातार एक धर्म विशेष के खिलाफ की बात कर रहे हैं। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि आपकी कश्मीर नीति में भी आप फेल हैं। और जो आप हमसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे, अरे हुजूर, सारी की सारी उससे 20 कदम आगे जाके पीडीपी जो आपके साथ लेकर के आई थी साझा घोषणा पत्र, उसको एक बार पढ़ करके तब हमसे बताया कीजिए। आपने उसमें 4.5 साल सरकार चलाई है, तो वहां पर इधर उधर की बातें मत कीजिए आप। यहां पर तो हम आपसे कहते हैं कि आतंकवाद पर सरकार को फ्री हैंड है, फ्री हैंड है। हर हिंदुस्तानी ब्लैंक दस्तखत कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार कम से कम उन आतंकवादियों को पकड़कर 36 टुकड़े करे तो टीवी पर बैठ करके बयानबाजी तो ना करे। हम आपसे, हाँ, हम आपको दूसरी जो मेन बात बता रहे हैं, जो अभी इन्होंने कौन गुलरेज रंगरेज, क्या नाम थे, गुलरेज साहब थे, क्या थे, मैं पूरा नाम भूल गया उनका, हाजी नहीं, हाजी रंगरेज साहब नहीं, गुलरेज साहब, गुलाम सरवर, नहीं, गुलरेज साहब, गुलाम सरवर साहब। हाँ, मैं गुलाम सरवर साहब से कहना चाहता हूं कि हमने तो अपने उसमें कहा था कि 29 लाख पद जो हैं, जो केंद्र सरकार के खाली हैं हुजूर, हम उनको भरेंगे। जो निजीकरण हो चुका है हम उसको वापस नहीं कर सकते। देश की नीति के खिलाफ होता है कि कोई एक सरकार करे दूसरी न करे, ये उचित नहीं है, इसको नहीं। लेकिन आगे निजीकरण रोकेंगे, 29 लाख पद हम भरेंगे। लेकिन जो रेलवे की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, मैं विक्रम सिंह जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि वो इसके विशेषज्ञ हैं। जब तक आपके पास PWI जैसे पद नहीं होंगे, जब तक आपके पास वो क्लास 4 के पद नहीं होंगे, जब तक आपके पास वो मेट नहीं होंगे जो लगातार वो ट्रैक की सुरक्षा करते थे, तो आप भरोसा रखिए कि इस तरीके के हादसों के पीछे आप मार के पीछे पुकार करते रहेंगे। ये जो जितनी भी जगहें हैं, इन सारी जगहों पर बचपन से देखते आ रहे हैं। अनुराग सिंह जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सब कुछ सरकारी था, निजीकरण नहीं था, रेल हादसे तब भी होते थे, लेकिन वो मानवीय भूल की वजह से होते थे। अब यहां साजिशों की वजह से हो रहे हैं, या साजिशें रेल हादसों की वजह बन सकती हैं। दोनों में बहुत फर्क है विक्रम सिंह जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अनुराग जी। आपके प्रोग्राम आने से पहले मैंने सुधांशु मनी, जो देश के माने हुए ट्रेन एक्सपर्ट हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के सर्वा रहे हैं, उन्होंने यही कहा जो सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि जो कवच सिस्टम हमारा है वो थोड़ा क्षीण पड़ चुका है, और जो हम मौलिक व्यवस्था कर सकते हैं, जो कि हमने जिनको करा दिया है। और एक बड़ी अप्रिय बात कह रहा हूँ जो उन्होंने कही कि अगर हम 50,000 करोड़ रुपए रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण में कर रहे हैं, बेहतर होता कि हम ट्रैक जो कि मटेरियल फटीग से प्रभावित हैं, अगर उनकी तरफ भी ध्यान दे लेते। लेकिन ये जो है ये दूसरे लेवल के ऊपर जा करके ये आक्रमण है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इसके अलावा कम्युनिटी पुलिसिंग एक्सपेरिमेंट आपको लाने पड़ेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम खिड़की से बाहर निकाले ट्रेन से, मालूम पड़ता है कि जो प्लेटफॉर्म पे झोपड़ियां हैं उनको छू लेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कम्युनिटी पुलिसिंग एक्सपेरिमेंट। मुझे लगता है कि इसके लिए जो जो जरूरी है सरकार उस दिशा में कदम उठाएगी, क्योंकि ये वाकई रेलवे ट्रैक पर हमला नहीं है, ये किसी रेल पर हमला नहीं है, बल्कि ये देश पर हमला है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा ताल ठोके में सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दा लेकर ठोकेंगे ताल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।